Hey guys, welcome to the new video इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से संबंधित जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं उन सबको हम देखेंगे और जितने सारे फार्मूलाज हों उन सबको रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Electric charges and field. So firstly we will introduce electric charges. What is electric charges? Electric charges is a fundamental property of matter that causes it to experience a force in an electromagnetic field. इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है किसी वस्तु पर? तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है यानी इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकलकर चला जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में होते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। और जब किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर में रहते हैं तो वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं यानी उन पर नेट चार्ज जीरो होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से मास निकल गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि उसका मास थोड़ा कम हुआ है, और किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आता है इसके साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी आएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास कुछ न कुछ इंक्रीज हुआ होगा। सो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो दोनों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज कैरी करता है। ठीक, हालांकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो रिमेंबर इट। सो चार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है कि चार्ज जो है एक पैकेट के फॉर्म में होता है। जैसे कैसे आप लोग बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ बिस्किट्स रहते हैं, उसी तरह चार्ज में भी एक सीमित एक निश्चित जो है चार्ज उपस्थित होता है जिसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, और n जो है इंटीजर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अच्छा, इसी 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। इसका वैल्यू हो गया ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज का यूनिट ही है कूलम। ध्यान रखिएगा, चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, चार्ज जो है डिराइव क्वांटिटी है। इसके जगह पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है। ठीक। सेकेंड, चार्ज इज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी चार्ज को अगर आप अकेला रखते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं तो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कहीं जाता नहीं है, खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से आ सकता है। अगर चार्ज आइसोलेटेड है तब, यानी चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर +5 कूलम चार्ज है, इसको ले आके -3 कूलम चार्ज से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसमें कितना चार्ज बचेगा? तो +5 - 3 कितना हो जाएगा? +2 कूलम हो जाएगा। ठीक, तो यही जो है चार्ज होता है, यानी चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज कहीं जाता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और ना ही कोई नया चार्ज बनता है। ठीक। तीसरा चीज है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी चार्ज को क्या किया जा सकता है? ऐड किया जा सकता है, वो भी अलजेब्रिक मेथड से, नॉट वेक्टर मेथड। ठीक। चौथा नंबर पॉइंट है लाइक चार्जेज रिपेल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। याद रखिएगा, हमेशा लाइक चार्जेज एक दूसरे को, यानी प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और वहीं प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल चार्ज तो बता ही चुके हैं आपको क्या होता है। तो एलिमेंट्री चार्ज, जो जिसके फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में जो चार्ज मौजूद होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये सबसे छोटा चार्ज होता है जो कि नेचर में हमारे मौजूद होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो नेक्स्ट देखते हैं,
इसके बाद दो चार्ज के बीच में या दो से अधिक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलॉम फोर्स कहते हैं। तो दिस फंडामेंटल लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। कौन? कूलॉम्स लॉ, डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम इन 1785। कूलॉम्स लॉ को चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम के द्वारा 1785 में डिस्कवर किया गया था। कहता क्या है कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो हमारा फोर्स है वो दोनों चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। सेकंड क्या कहता है कि ये जो हमारा फोर्स है वह उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात कहता है कि ये जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा ना वो दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के अलोंग होगा। ठीक। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखें और इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फिर के जो है क्या है? कांस्टेंट है। तो के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद रखिएगा इसको कूलॉम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसका यूनिट भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, ये जो फोर्स का अभी बता चुके हैं कि फोर्स कहाँ लगता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्ज, दोनों चार्ज को लाइन को मिलाने वाली रेखा के अलोंग लगता है यह। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर ये फोर्स जो है किसी अदर मीडियम में लगे, यानी हवा में नहीं लग रहा है, निर्वात में नहीं लग रहा है, कहीं अदर लग रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी भी जुड़ जाता है। उस मीडियम का परमिटिविटी होता है, यानी उस मीडियम का परमिटिविटी मान लीजिए एप्सिलॉन है, तो उसको निकालते कैसे हैं? तो रिलेटिव परमिटिविटी से एयर के परमिटिविटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे होंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मीडियम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है। इसी रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रो कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। अच्छा, अगली बात क्या है? तो अगली बात है कि यहाँ पे जो हमारा एयर का यानी वैक्यूम का जो परमिटिविटी है वो कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह फ्री स्पेस का परमिटिविटी होता है। और जब आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर, वो होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप एयर का निकालने जाइएगा तो एप्सिलॉन m तो सेम होगा एप्सिलॉन नॉट, यानी कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा लगभग होगा। ठीक। तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखिए जो यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज है Q। ठीक, हम क्या करते हैं, इस पर एक तेज चार्ज Q0 उठा के ले आते हैं इधर। जब इधर लेके आइएगा तो यह वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। अब आप कहिएगा Q0 जो है भी तो फोर्स लगाएगा? नहीं, Q0 एक टेस्ट चार्ज है। मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज किसी पर फोर्स नहीं लगाता है। तो डिफाइन किया गया इसको, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स फील्ड इंटेंसिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह रीजन होता है किसी चार्ज के आसपास जो कि किसी चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। यह बताता है कि हमारा फील्ड का इंटेंसिटी कितना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अभी बताया आपको कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जो फोर्स कराएगा अनुभव, उसी को कहेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो E इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा, Q0 नहीं। अच्छा, इसका यूनिट कैसे निकलेगा? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा। अच्छा, एक और रिलेशन लिखते हैं। तो इसका एक और रिलेशन लिखते हैं, वी ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक, तो वी हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी वोल्ट, और आर हो गया डिस्टेंस यानी मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे जानते हैं कि अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए हमारा क्या होता है। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है क्या? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मल्टीपल चार्जेज हो तो क्या करेंगे, अगर मल्टीपल चार्जेज होंगे तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम निकाल देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, अच्छा इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक होगा एक्सियल पर और एक होगा इक्वेटोरियल पर। एक्सियल पे कितना होता है 2kp/r3 और इक्वेटोरियल पे कितना होता है, तो इसका हाफ होता है kp/r3। यहाँ पर p जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यानी यह होता है एक किसी चार्ज पर किसी एक पोल पे उपस्थित चार्ज और उनके बीच की लेंथ। ठीक, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अच्छा, जो पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगता हो वो कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है तो इतना तो फिक्स है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। नहीं, अगर आउटवर्ड लग रहा है चार्ज, अगर आउटवर्ड लग रहा है और आउटवर्ड कैसे लगेगा, तो रेडियली आउटवर्ड लगेगा, यानी चारों तरफ लगेगा। अच्छा, वही माइनस चार्ज रहेगा तब कैसे लगेगा, माइनस चार्ज रहेगा तो इनवर्ड लगेगा और रेडियली लगेगा। ठीक, चलिए इतना बात समझ गए, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं और उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी W/Q0। इसको हम लोग KQ/R भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट निकालने का प्रयास कीजिएगा तो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं। ठीक, अच्छा B से E तक लाया जाता है तो उसको बोलते हैं VAB, यानी VA-VB। अभी आपको बताया है कि पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक, अच्छा इसका फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशन विथ फील्ड वही लिखवा है, P इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं कि अलग अलग चार्ज के कारण, जैसे मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, मल्टीपल चार्ज है, तो उनके कारण क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉइंट चार्ज के कारण V इज इक्वल टू KQ/R। अच्छा, सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा तो क्या करेंगे, तो सबको एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो क्या कीजिएगा, तो अगर r थीटा के कारण निकालना है तो KP cos θ/r²। अगर इक्वेटोरियल पर निकालना है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, जिससे टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। और वहीं अगर एक्सियल पर निकालना है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, जो कि वैल्यू 1 हो जाएगा KP/r²। तो आप निकाल भी सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। आप बात करते हैं गाउस लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जो किसी एरिया के परपेंडिकुलर पास करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और गाउस लॉ जो है वो किसी चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा उसको बताता है। तो गाउस लॉ रिलेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस टू द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यानी गाउस लॉ जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको बताता है। इट इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स 4 फंडामेंटल क्वांटिटी। और यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन आएगा वो हम आगे जो पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन उसमें से एक है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग कैसे देते हैं, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू विथ रिस्पेक्ट टू एरिया निकालते हैं, यानी E/A cos थीटा। गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो स्टेटमेंट बोलता है फ्लक्स जो होता है ना Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, यानी 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ठीक, वे दो इज चार्ज डेंसिटी और पॉइंट, यह ऊपर वाला जो है 2 है। ठीक, अच्छा कहाँ कहाँ इसका यूज हम लोग करते हैं, तो इसका हम लोग चार्ज स्फीयर में करते हैं, इसका हम लोग लाइन चार्ज के रूप में करते हैं और चार्ज प्लेट के रूप में करते हैं। तो चार्ज प्लेट के कारण जो होता है ना वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अगर आउटसाइड देखिएगा तो KQ/R², और इनसाइड देखिएगा तो KQ/R/R। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 तरह का हो सकता है,
एक हो सकता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। तो व्हेन चार्ज इज स्प्रेड कंटिन्यूअसली ओवर अ रीजन, जब किसी रीजन में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वी यूज चार्ज डेंसिटी एंड इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग चार्ज डेंसिटी का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। तो हम लोग चार्ज डेंसिटी का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। अब चार्ज डेंसिटी जो है तीन तरह का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो किसी लाइन के कारण होता है, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो किसी सरफेस के कारण होता है, और तीसरा जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो किसी वॉल्यूम के कारण होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से दर्शाते हैं। ठीक, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए तो चार्ज अपॉन हो जाएगा लेंथ, यानी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिएगा तो यह हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, यानी डी क्यू अपॉन डी ए। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिएगा तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी डी क्यू अपॉन डी वी। अच्छा, वैसे ही ऐसा यूनिट देखिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर चार्ज है, नीचे लेंथ है तो कूलम पर मीटर, ऊपर चार्ज है नीचे एरिया है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऊपर चार्ज है नीचे वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो डेफिनेशन नीचे भी लिखा हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अलोंग अ लाइन और वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन 3D स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अच्छा, इस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला को अगर हम लोग इससे अगर हम चार्ज निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू टी एल। ठीक, उसी तरह Q अगर एरिया के रिस्पेक्ट में निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी है, और उसी तरह अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू रो डॉट डी। ठीक, अच्छा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं। ठीक, वेयर चार्ज का वैल्यू निकालना होगा लैम्डा डी एल से निकाल सकते हैं, या सिग्मा डी से निकाल सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, या रो डी वी से निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी रिंग पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उससे निकालते हैं के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे एक्स जो है उसके जो सेंटर है उसके जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो है, और आर जो है वो रेडियस है रिंग का। ठीक, और अगर मान लीजिए डिस्क है और उसके एक्सिस पर निकालना है तब कैसे निकालेंगे? तो तब फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बात आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को जो स्टोर करने की डिवाइस होती है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, और एक डिवाइस जितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर सकता है, जो उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की चार्ज को, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अब कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज मेजर्ड बाय कैपेसिटेंस। ठीक, तो डेफिनेशन देख लिए, फॉर्मूला देखते हैं। C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, Q अपॉन V। ठीक, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, सॉरी, ऐसा यूनिट होता है फैराड या कूलॉम पर वोल्ट। यहाँ पे माइक्रो देखिएगा तो माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻⁶, और पिको फैराड देखिएगा तो 10⁻⁻12। ठीक, अच्छा, पैरेलल प्लेट के लिए जब आप कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वह हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। डी क्या है? दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। ए क्या है? उसका एरिया है प्लेट का, किसी एक प्लेट का। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो उस दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है। ठीक, अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक रहेगा तब कैसे निकालिएगा? तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट में। ठीक, सिंपल सा बात है। अच्छा, स्फेरिकल कैपेसिटर रहेगा तब कैसे निकालेंगे? तब फॉर्मूला हो जाता है C इक्वल टू 4 π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्या है? तो स्फेरिकल कैपेसिटर की जो रेडियस होगी ना वही आर है आपका, तो उसके लिए है। ठीक, अगर मान लीजिए कि स्फीयर जो है कॉन्सेंट्रिक है तब कैसे निकालेंगे? तब फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 π एप्सिलॉन नॉट R1 यानी बीच वाला इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक, अच्छा, अब हम कैपेसिटर को जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए हमने सीरीज में जोड़ दिया, तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें जो है सेम चार्ज होता है
ऑल कैपेसिटर पे, इसलिए ऐसे निकालते हैं। जो याद रखिएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा कम होता है और सारे कैपेसिटेंस से जो अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसमें वोल्टेज जो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसी तरह पैरेलल अगर कनेक्शन कीजिएगा तो पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो मैक्स ज़्यादा होता है, ठीक। वोल्टेज सेम रहता है, इसमें चार्ज अलग अलग डिवाइड हो जाता है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितना स्टोर हो सकता है। जब हम कैपेसिटर रखते हैं तो व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, विच गेट्स स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कितना चार्ज करना पड़ता है, तो कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू वी डी क्यू या क्यू अपॉन सी डी क्यू। इसको अगर आप निकालिएगा तो U इज इक्वल टू आएगा हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर वाला, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज होता है। तो फ्लैश फोटोग्राफी में यूज होता है, यानी कैमरा में यूज होता है, नहीं और कहाँ यूज होता है, तो डेफिब्रिलेटर्स में यूज होता है, कंप्यूटर को मेमोरी में यूज किया जाता है इन सब चीज़ों का। चलिए अब आगे बात करते हैं और लास्ट में सबसे अच्छा रिवाइज कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, याद रखना है, रिमेंबर रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा हमने, KQ अपॉन R स्क्वायर। गॉस लॉ भी हमने पढ़ा जिसको लिखा फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा हमने KQ अपॉन R स्क्वायर, सॉरी KQ अपॉन R, ठीक। और कैपेसिटेंस भी पढ़ा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। एनर्जी पढ़ा हमने हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।